गाजर फूटा पार्ट 16। डियर काफी गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे वे सामने वाले राइडर को देख रहा होता है। ब्रो डियर से कहता है उसको कितना भी गुस्सा है ऐसा घूरना नहीं चाहिए किसी को भी, नहीं तो जब वह बड़ा होगा तो उसके चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स आ जाएंगे। डियर ब्रो को कुछ ऐसे दिखता है जिस पर ब्रो कहता है कि वह समझ गया डियर क्या कहना चाह रहा है। वह यहाँ पे ये पूछने चाह रहा है कि वह यहाँ पे कैसे आ गया, जबकि वह तो बस खाना खाने के लिए बाहर आए थे। अब यहाँ पे ब्रो डियर को समझाते हुए कहता है देख इसको अपनी जॉब की तरह ही समझो। वैसे तो तुम ही थे जो यहाँ पे पोर्टल में कूदे थे, शायद तुम्हें लूडो की चिंता हो रही होगी इसलिए, क्यों सही है ना ये बात। तो ब्रो की बात सुनने के बाद डियर कुछ ऐसा चेहरा बना देता है जिससे ब्रो समझ जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इन दोनों की ऐसी बातचीत सुनकर यहाँ पे राइडर कहता है तुम दोनों के बीच बहुत अच्छा रिलेशन है। राइडर ब्रो से पूछता है क्या ये तुम्हारा बच्चा है। ये सुनकर ब्रो कहता है हाँ लेकिन ब्लड रिलेटिव नहीं है। ब्रो कहता है यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि रात होते ही डियर को नींद आने लगती है। इसके बाद राइडर्स को डियर का नाम पता चलता है। वह उससे कहता है क्या वह उसे डियर लिटिल बॉय बुला सकता है, लेकिन डियर कुछ ऐसा चेहरा बनाता है कि ये देखकर राइडर समझ जाता है कि उसको ये नाम पसंद नहीं आया। यह राइडर अब ब्रो से पूछता है कि आखिर ये लड़का कितने साल का है। रॉस बता देता है कि ये पिछले महीने ही 10 साल का हुआ है। डियर का बर्थडे सुनने के बाद राइडर अपना बर्थडे बताने लगता है। वह राइडर से कहता है कि उसका बर्थडे 19 सितंबर को आता है। इस लड़के को डियर का बर्थडे जो है वह 17 सितंबर को है, यानी हम तो आसपास के ही रिलेटेड हैं। अब ये दोनों आपस में काफी सारी बातें कर रहे होते हैं और हंसते भी हैं, लेकिन तभी ब्रो को रियलाइज होता है कि ये दोनों बिल्कुल बूढ़े आदमी की तरह बातें कर रही है। ये चीजें सुनने के बाद डियर को भी हंसी आती है, लेकिन ब्रो उससे कहता है हंसो मत, तुम मुझे ऐसा करके दुखी कर रही हो। अब ब्रो उस राइडर से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर आई क्यों हो, क्या तुम हमसे फाइट करने के लिए आई हो। अब यहाँ पे राइडर अपना नाम बताता है, उसका नाम होता है बंडस। उसका नाम जानने के बाद ब्रो अपना नाम बताता है। बंडस ब्रो से को बताता है कि उसको ये फाइट करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। वह बताता है कि वह यहाँ पे बस जॉर्डल के ऑर्डर पर आया है, लेकिन उसको कुछ और काम है। ब्रो बंडस से कहता है अच्छा जो जानकारी तुम्हें चाहिए अगर वह तुम्हें मिल गई क्या तुम हमसे फाइट करोगे। ये सुनकर बंडस कहता है जो चीज उसको चाहिए वह चीज पाने के लिए उससे इन दोनों को ही हराना होगा। तभी यहाँ पे डियर ब्रो की तरफ इशारा करते हुए कुछ दिखाता है। ये चीजें छोटी सी टेस्ट पीस होती है। तभी दूसरी तरफ बंडस कहता है कि उसको थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तभी वहाँ पे उसके वायर इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारे टेस्ट पीस निकलने लगते हैं। बंडस कहता है अगर उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वह मिल जाती है तो वह इन दोनों को ये बता देगा कि इन दोनों को हराने के बाद उनके साथ क्या होगा। यहाँ पे बंडस क्लीनर्स के बॉस आर्खा कवर्स के बारे में पूछता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में क्लीनर्स हेडक्वार्टर पे यहाँ पे कवर्स को दिखाया जाता है। यहाँ पे सैम आती है और कारवा को कहती है कि वह एक इमरजेंसी आई है। सैम इसको बताती है कि रेडर्स आए थे, वह क्लीनर्स को ले गए। ये बात ग्रेस ने सैम को बताई होती है। ग्रेस ने ये भी बताया होता है जिसे रेडर्स के पास वह पोर्टल ओपन करने की पावर है वही उन सबको यहाँ से लेकर चली गई है। सैम अब कवर से ही पूछती है कि वह अपना कम्युनिकेटर क्यों नहीं पहनता है। अगर वो ऐसा करेगा तो उससे बात करना काफी इजी हो जाएगा। कारा कहता है कि वह सैम्यू की बात समझ गया है। वह ये भी कहता है कि जो क्लीनर्स अभी फ्री हैं उनको यहाँ पे बुलाओ। नेक्स्ट सीन में ब्रो पंडित से कहता है कि तुम्हें क्लीनर्स के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, वह भी हमारे बॉस के बारे में है। ब्रो पंडित उनके बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो इस चीज को क्लीनर्स का ही नुकसान होगा। बंडस ब्रो को बताता है वही सारी इंफॉर्मेशन वह बस अपने तक ही रखेगा, किसी को भी नहीं बताएगा। इंफॉर्मेशन के बदले बंडस भी उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन देगा। बंडस इनसे ये भी कहता है कि अगर उनके सवालों का जवाब ये लोग नहीं देते हैं तो ये लोग बंडस के साथ यही फंसे रहेंगे। ब्रो कहता है कि वह उसके सवालों का जवाब देगा, लेकिन बस उन्हीं सवालों का जवाब देगा जिसका आंसर खुद ब्रो देना चाहता है। अब बंडस यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन पूछता है। वह उससे क्वेश्चन पूछता है कि कार्बस का फेवरेट फूड क्या है। ये क्वेश्चन सुनने के बाद ब्रो थोड़ा सोचता है और घबराते हुए कहता है सब मीठी चीजें उसको पसंद है। इसके बाद बंडस पूछता है कि कार्बस कितने साल का है। ब्रो उससे बताता है कि इस सवाल का आंसर उसे नहीं पता क्योंकि कार्बस ने कभी भी अपना बर्थडे मेंशन नहीं किया है। बंडस ऐसे ही एक दो फालतू के सवाल पूछता है ब्रो से, जैसे कि कार्बस क्लीनर्स के साथ कब से है, लेकिन ब्रो कार्बस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। इसके बाद बंडस ब्रो से पूछता है क्या उसने कभी कार्बस को वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए देखा है। ब्रो कहता है कि उसने कभी नहीं देखा।
ब्रो यहाँ पे ये भी नोटिस करता है कि डियर का यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा होता है, वह थक भी रहा होता है। बंडस अब कहता है चलो ठीक है। बंडस से कहता है कि उसे सच में नहीं पता जो कि क्वेश्चन बंडस ने उससे पूछे उसके बारे में। बंडस कहता है अब इन्फॉर्मेशन देने की बारी उसकी है। वो उनसे कहता है कि अगर ये लोग उससे हारते हैं तो उन्हें टेस्ट बीस्ट के सामने फेंक दिया जाएगा। इसी के साथ बंडस उन दोनों को ये भी बता देता है कि रेडस ने एक ऐसा मेथड निकाल लिया है जिससे वह लोग टेस्ट विस्ट बन सकते हैं। उन्हें पोर्टल से ये सब देख रही होती है। वह ये सोच बंडस ने आखिरकार उन्हें ये बात क्यों बताई है। लो डियर से पूछता है कि तुमने वो सुना जो मैंने सुना। वह कहता है कि अभी उन्हें एक बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है, वह भी बिना कुछ किए बिना। बंडस कहता है जो इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने उसे दी है वह बहुत कमाल की है इस इन्फॉर्मेशन के मुकाबले। बंडस इन दोनों से कहता है कि जो क्लीनर्स का बॉस है वह अपने बारे में अपने साथियों को नहीं बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जेवर जाका को फाइट करने के लिए उकसा रहा होता है। जाका जेवर को देखकर बस यही सोच रहा होता है कि उसको तो अभी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसको करना क्या है। इसके साथ नेक्स्ट सीन में जोर्डन रूडो को बताता है कि ग्राउंड में एक ऐसी लिविंग स्पीशीज भी आ जाती है जो कि ग्राउंड पर देखी भी नहीं गई थी, और ये सारी चीजें पूरे के साथ यहाँ पर आती है स्पीयर से। जोर्डन रूडो को बताता है कि जब जेवर तुमसे लड़ने आया था तो उसने मुझे बताया था कि मैं और तुम एक जैसा स्मेल करते हैं। जेवर की बात से ही जोर्डन को लगा कि उसको रूडो से फेस टू फेस मिलना चाहिए। रूडो जोर्डन की बात सुनकर कहता है अच्छा ऐसा है, मुझे फालतू की बातों में मत फंसाओ। अगर जोर्डन को उससे मिलना ही था तो वह नॉर्मली भी मिल सकता था। रूडो जोर्डन को बताता है कि वह ट्राई कर रहा है स्पेयर पे जाने की क्योंकि उसे लोगों को वहाँ पे सबक सिखाना है। तो जॉर्डन इसका मतलब ये नहीं कह सकता कि वह और जॉर्डन एक जैसे हैं, एंड इसी के साथ वह दूसरे क्लीनर्स को इस चीज में नहीं घसीट सकता है। जॉर्डन रूडो को अब यही बात बताता है कि ग्राउंड पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि स्पेस से गिरने वाले कूड़े को हेवन में गिरने वाली ब्लेसिंग समझते हैं। कभी कभी इस चीज से वह लोग खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन तब भी वह वहाँ से भागते नहीं हैं। रूडो जॉर्डन की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। तभी उसको याद आता है कैसे स्पेयर वालों ने उसे फेंका था ग्राउंड पर। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जेवर यहाँ पे जाका पर अटैक करता है और जोर से आगे बढ़ रहा होता है। जाका सोच रहा होता है कि जेवर एक नेचुरल टैलेंट है, जाका जैसा मेडिकल उसको कभी नहीं हरा सकता है। ये सोचकर जेवर उससे क्या बकवास बातें कर रहा था। जाका जो है वह अपने पावर्स को छुपा रहा है, वह अपने फुल पोटेंशियल के साथ नहीं लड़ पा रहा है। ये सारी क्या फालतू की बातें हैं जो जेवर ने उससे कही है। जाका अब यहाँ पे हार मान जाता है। वह एक मेडिकल है, वो जेवर को नहीं हरा सकता है, लेकिन इसके बाद वह तैयार हो जाता है जेवर से लड़ने के लिए और कहता है ये चीज करने में तो उसे मजा आता है। जेवर अब जाका के ऊपर अटैक करता है। जाका पीछे हट जाता है। जाका 2 से 3 बार उस पर अटैक कर टच कर देता है। मौका देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। जेवर जाका से कहता है मुझे तुमको खत्म मत करने देना, तुम मुझ जैसे को तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। जाका की तरफ बहुत सारे पत्थर उड़कर आ रहे होते हैं और जाका एक एक करके उन सारे पत्थरों को तोड़ देता है। और इसी बीच जेवर अपनी क्लॉथ से ऊपर की ओर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन जाका इस चीज को नोटिस कर लेता है और इस बार वह बच जाता है। यहाँ पर चारों तरफ धूल हो जाती है। वह जेवर को भी देख रहा होता है। तभी यहाँ पर जेवर पीछे से आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जाका के अटैक से वह पीछे की तरफ हट जाता है, लेकिन इसके बाद जेवर जो है वह बिना मौका गवाए अपने वाइस स्टॉर्मी वेदर का नाम लेता है और एक बार और अटैक कर देता है। जाका की ये चीज देखते हुए अपने वाइस स्टॉर्मी से उसके अटैक को ब्लॉक करने ही लगता है। अब यहाँ पे वह यहाँ से भाग जाता है और जेवर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जेवर को मौका देखते ही यहाँ पे जाका के पेट पे किक कर देता है और ये चीज जाका के वाइटल इंस्ट्रूमेंट छूट जाता है। उसके हाथ से वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद जबर उसके ऊपर क्लोथ से हमला कर देता है और जाका इस अटैक से बच जाता है, लेकिन अब उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होता। जेवर उसके फेस पर क्लोथ से हमला करता है, लेकिन जाका यहाँ पे अभी नहीं रुकता है। वह अपने दांतों से क्लोथ को रोक लेता है। जाका जबर से कहता है अबे उसने हार नहीं मानी है। वह अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट उठाता है और तभी वह एक लड़की को याद करता है। जाका कहता है कि वह अपने आप को प्रूव करके रहेगा। अब यहाँ पे वह जेवर के रिवर्स बहुत जोर से मारता है अपने ऐसे स्टाफ से। इस चीज से जेवर की हड्डियां टूट जाती हैं, जिसके बाद उसी जगह वह पंच करता है जहाँ की हड्डी उसने तोड़ी थी। वह इस अटैक से जेवर बहुत दूर जाके गिरता है। जेवर की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जाका अपने ऐसे स्टाफ से जेवर को मारने ही वाला होता है
लेकिन जेवर पीछे हट जाता है। जाका एक के बाद एक अंधाधुंध अटैक करने लगता है जेवर के ऊपर, लेकिन जेवर भी उसके अटैक से बचने लगता है आराम से। जाका जेवर से कहता है कि उसकी जैसा मेडकर भी उसको फाइट दे सकता है। जाका जेवर को स्क्लॉइड के सामने फेंकने ही वाला होता है, लेकिन जेवर उसमें से गिरने से बच जाता है। जाका मुड़ के आता है और जेवर के मुंह पे किक करता है। जेवर गिरने ही वाला होता है, लेकिन उसे अपनी क्लोथ से जाका के पैर पर हमला कर देता है। इस चीज से जाका को बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है। जेवर जाका को बताता है कि जाका को जेवर के लेफ्ट क्लोथ लग चुका है, इसमें टॉक्सिन है। जाका के पैरों पे यहाँ बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है और यहाँ पे जाका को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। जेवर जाका से कहता है अब वह जाका को ऐसा नहीं देख सकता है। ये कहने के साथ ही क्लोथ से जाका के पेट पर मार देता है।